जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वीर पे। मैं आपका दोस्त राहुल कुमार आपका अपने चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। गाइस, आज हमारा वीडियो रहने वाला है DSSB के अपकमिंग एग्जाम के बारे में। जितने भी हमारे साथी जो भी DSSB का एग्जाम देने वाले हैं दोस्तों, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। आपको ये वीडियो दोस्तों पूरी देखनी है और जो बातें मैं आपको बताऊंगा, शायद अगर आप वो बात पहले से जानते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं जानते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाली हैं। जितने भी नए साथी हैं जो चैनल पर पहली बार जुड़े हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाली बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो का प्रत्येक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब थोड़ा सा मैं दोस्तों अपने बारे में बता देता हूं। भाई, मैं वर्तमान में दोस्तों असिस्टेंट टीचर हूं यूपी के अंदर, और इससे पहले मैं केंद्रीय विद्यालय का टीचर भी रह चुका हूं। 2018 के अंदर मैंने टीजीटी और पीआरटी दोनों की दोनों परीक्षाएं पास की हुई हैं, और टीजीटी मैथ के अंदर मेरा स्कोर 150 में से 118 था। ठीक है दोस्तों, और इसके साथ साथ में जो अभी रिसेंटली में कुछ दिन पहले डीएसएसबी का पेपर हुआ है, जिसमें काफी संख्या में वैकेंसी थी, 10,000 प्लस वैकेंसी थी टीजीटी और पीजीटी की। उसके अंदर मैंने टीजीटी का एग्जाम दिया। हालांकि मैं टीचर हूं, लेकिन मैंने फिर भी दिल्ली के अंदर एग्जाम दिया। क्यों? क्योंकि दिल्ली एक बहुत अच्छी सिटी लगती है मुझे, और वहां टीचर बनना हर इंसान का सपना होता है। दिल्ली के अपने बहुत सारे फायदे हैं। अगर दिल्ली के अंदर आप टीचर बन जाते हैं तो लाइफ ही अलग है। मैंने भी इसी सोच को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के अंदर टीजीटी नेचुरल साइंस, जिसे हम साइंस बोलते हैं, ठीक है, और टीजीटी मैथ का पेपर दिया था। लेकिन बदकिस्मती से बोलो या फिर बैड लक बोलो, मेरा सिलेक्शन नेचुरल साइंस के अंदर 0.55 से चूक गया, और मैथ के अंदर दोस्तों मेरा सिलेक्शन 1.5 नंबर से चूक गया। कट ऑफ से मेरे नंबर काफी अधिक थे, लेकिन कट ऑफ से ज्यादा नंबर लाने के बाद भी मैं DSSB टीजीटी के अंदर अपना सिलेक्शन ना ले पाया। अब मेरे से क्या गलती हुई, मैं सारी की सारी आपको स्टोरी इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाली है। जितने भी नए व्यूवर्स हैं वो वीडियो को जरूर देखें, और जो हमारे दोस्त पुराने हैं जो DSSB का एग्जाम देने वाले हैं वो भी इस वीडियो को जरूर देखें। अब मैं थोड़ा सा DSSB के बारे में बता देता हूँ। भाई, DSSB का एग्जाम 200 नंबर का होता है दोस्तों। यहाँ पर निगेटिव मार्किंग होती है। केबीएस के अंदर निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, लेकिन DSSB के अंदर निगेटिव मार्किंग होती है, वो भी 1/4 की। मतलब अगर आप 4 क्वेश्चन करते हैं तो आपको 1 नंबर से हाथ धोना पड़ेगा, जिसे हम बोलते हैं 0.25। अब यहाँ पर आपका पेपर 2 पार्टों में बटा होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए और पार्ट बी। अब देखो पार्ट ए में क्या क्या आता है ये मैं आपको बताऊंगा। अभी अगर मैं सबसे पहले पार्ट ए की बात करता हूं दोस्तों, पार्ट ए में 5 पोर्शन होते हैं जो कि 100 नंबर के होते हैं। भाई, मैथ होता है दोस्तों, देखो भाई, मैथ होता है दोस्तों 20 नंबर का, ठीक है भाई। और इसके बाद में भाई रीजनिंग होती है बच्चों, देखो रीजनिंग होती है भाई, रीजनिंग होती है 20 नंबर की। और जीके होती है भाई 20 नंबर की, देखो जीके होती है 20 नंबर की। और यहाँ हिंदी होती है, देखो हिंदी भी होती है 20 नंबर की, हिंदी भी होती है 20 नंबर की। और हिंदी के साथ में इंग्लिश भी होती है भाई, इंग्लिश भी होती है 20 नंबर की। टोटल मिलाएगा ये 5 पोर्शन होते हैं। 5 पोर्शन, देखो 5 पोर्शन होते हैं। 5 पोर्शन मिलाएगा, टोटल मिलाएगा 100 नंबर के होते हैं, ठीक है भाई, 100 नंबर के होते हैं। जिसमें आपको जिस कैटेगरी से आप हैं, यहाँ पर मिनिमम क्राइटेरिया आपको लाना जरूरी है। अगर आप मिनिमम क्राइटेरिया लाते हैं तभी आप पास होंगे, अन्यथा आपका स्कोर चाहे पहले में 100 में से 100 होना चाहिए या दूसरे में 100 में से 100 होना चाहिए, आप पास नहीं होंगे। हमसे वही गलती हुई थी। और इसका जो पेपर होता है उसका मैं तरीका भी बताऊंगा कि केवीएस का पेपर किस तरीके से होता है। अगर हम देखो केवीएस का पेपर पहली बार दे रहे हैं दोस्तों, पहली बार पेपर देने के बाद में आप केवीएस के बारे में नहीं जानते हैं तो आप यहां फंस सकते हैं। क्यों फंस सकते हैं? क्योंकि जैसे मान लीजिए भाई पहला पेपर है, पहला पेपर दोस्तों मैथ खुल गया भाई, मैथ के 20 क्वेश्चन आपके खुलेंगे। जब तक आप मैथ के पूरे 20 के 20 क्वेश्चन नहीं कर दोगे ये सेव नहीं होगा, और जैसे सेव हो जाएगा उसके बाद ये पोर्शन दोबारा खुलने वाला नहीं है। ये बात आप समझ लीजिए, DSSB के अंदर ऐसा होता है। जैसे मान लीजिए भाई मैंने मैथ का पहला पोर्शन आया, मैंने वो करा, करने के बाद में अगर मैं उसे पूरा तब तक नहीं करूंगा तब तक वो खुलने वाला दोस्तों बिल्कुल नहीं है। और एक बार अगर हम सेव कर देते हैं तो दोबारा खुलने का चांस नहीं है। इसी तरीके से दूसरा पोर्शन करेगा भी रीजनिंग का, उसमें मुझे पूरे क्वेश्चन करने हैं, और जब तक मैं प्रश्नों को सेव नहीं करूंगा आगे नहीं बढ़ सकता। ऐसा नहीं है कि मैं छोड़ के आगे बढ़ जाऊंगा, आपको सेव करना है इस पोर्शन को पहले, उसके बाद में जाकर आप अगले वाले स्टेप पर जाओगे। जब तक सेव नहीं करोगे दूसरा नहीं खुलेगा। इसी तरीके से हमारे टोटल मिला के पांचों के पांचों पोर्शन होते हैं। पांचों के पांचों पोर्शन खुलने के बाद में, सेव करने के बाद में, यहां हमें एक नया
पार्ट बी खुलता है। पार्ट बी खुलता है, पार्ट बी के अंदर भी यही प्रक्रिया होती है। DSSSB का दोस्तों अगर आप ये पहली बार पेपर दे रहे हैं, आपको ये बात नहीं पता है, तो आप इस बात को समझ लीजिए। यहाँ पर आपको प्रश्नों को छोड़ना नहीं है दूसरे स्टेप के लिए। जैसे कह देते हैं नहीं, छोड़ देते हैं भाई, हमें पहले स्टेप में उन प्रश्नों को हल करना है जो हल्के हल्के हों, दूसरे वाले में उसे करना है जो थोड़ा सा हमें लगे हाँ भाई मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो ऐसा नहीं करना है, आपको एकदम तुरंत डिसीजन लेना है कि ये प्रश्न मुझसे होगा या नहीं होगा। जैसे मान लीजिए भाई 20 में से अगर आपसे आते हैं 15-16, तो आप 15-16 कीजिए, और आपको लगता है नहीं करने, कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ निगेटिव मार्किंग है, छोड़ना नहीं है। क्योंकि सोचोगे कि भाई मैं मैथ के बाद में रीजनिंग कर दूं फिर मैथ पे आऊँ, ऐसा नहीं होगा। जो एक बार सेव हो गया उसके बाद में दोबारा खुलने वाला नहीं है। अब इसके बाद में देखो भाई पार्ट बी रहता है दोस्तों, भाई पार्ट बी रहता है। भाई पार्ट बी के अंदर क्या होता है? पार्ट बी के अंदर अगर आप पीआरटी का पेपर दे रहे हैं, टीजीटी का पेपर दे रहे हैं, तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट पूछा जाता है। पीआरटी के अंदर साइकोलॉजी पूछी जाती है, जो कि 100 के 100 क्वेश्चन की 100 के 100 नंबर की होती है। लेकिन यहाँ टीजीटी के अंदर आपका सब्जेक्ट यहाँ आपसे पूछा जाता है। अभी जैसा मान लीजिए भाई मैं मैथ से पेपर देता हूँ या साइंस से पेपर देता हूँ, मैथ से पेपर देता हूँ, साइंस से पेपर देता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पूरे कंप्लीट क्वेश्चन मुझे देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको कितने क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे? भाई देखो यहाँ पर 90 क्वेश्चन मिलेंगे आपको सब्जेक्ट के, और 10 क्वेश्चन मिलेंगे आपको यहाँ पेडागोजी के। 10 क्वेश्चन शायद पेडागोजी के मिलते हैं, लेकिन 10 में 20 भी हो सकते हैं। भाई थोड़ा मुझे ध्यान कम है, आप एक बार देख लेना दोबारा। 10 होंगे मिनिमम, 10 से 20 तक प्रश्न देखने के लिए आपको मिल सकते हैं। बाकी अगर ये 20 होगा तो ये 80 होगा। भाई ये 20 होगा तो दोस्तों ये 80 होगा। काफ़ी समय हो गया, मुझे पूरा ध्यान नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन मिनिमम आपको 10 तो देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन अगर 20 मिलते हैं तो ये 80 मिलेगा, और अगर 10 मिलते हैं तो ये दोस्तों कितना मिलेगा? भाई 90 मिलेगा। ये चीज़ होती है। अब इसमें भी यही पोर्शन होता है, इसके भी सेक्टर बटे होते हैं। जैसे फर्स्ट वाले में 20 आ गए, फिर दूसरे वाले में खंडों में बटा होता है, पार्ट में। ऐसा नहीं है कि आप दोबारा वापस चले जाओगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इन्होंने पता नहीं जरा किस तरीके से करा है, समझ में नहीं आया। मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे मान लीजिए भाई आपने पूरे 100 के 100 क्वेश्चन एक साथ खुलेंगे, और 100 के 100 क्वेश्चनों को आप बाद में एक बार देख सकते हैं कि मुझसे ये प्रश्न नहीं हुआ तो मैं दोबारा देख लूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रश्न जो बटे हुए होंगे आपके सेक्टर वाइज में बटे होंगे। जैसे मान लीजिए भाई पहले 20 प्रश्न दे दिए, उसके बाद में फिर 20 प्रश्न दे दिए, उन्हें आप सेव करते चलोगे और आगे बढ़ते चलोगे, बिल्कुल भी पीछे जाने का चांस बहुत कम होगा। जैसा साइकोलॉजी के प्रश्न आएंगे भाई, साइकोलॉजी के प्रश्न बिल्कुल अलग पोर्शन में आएंगे, एक तरीके से 10 प्रश्नों का सेट खुलेगा, वही आपको करना है। उसके बाद में सेव होने के बाद में कोई प्रश्न नहीं खुल सकता। अब हमसे यहाँ क्या गलती हुई थी मैथ के अंदर? मैथ के अंदर हमने पहली सीरीज में सिर्फ वो प्रश्न करे जो हमें लगा कि भाई हम इन प्रश्नों को कर सकते हैं, क्योंकि निगेटिव मार्किंग से बचना तो हर इंसान चाहता है। अब मैथ का जो पेपर हुआ था पिछली बार, बहुत अच्छा वाला पेपर आया था, ऐसा पेपर आया था, बिल्कुल मैथ के अंदर वैकेंसी अब भी खाली है। अनएक्सपेक्टेड पेपर था, टोटली की टोटल थ्योरम पूछी गई थी एमएससी की। अब इतना अच्छा वाला पेपर होने के बाद में देखिए कुछ भी यहाँ पर इंटर का नहीं पूछा गया था, सिर्फ 2 या 3 प्रश्न थे, वो भी बहुत हल्के हल्के, जो कि समुच्चय से रिलेटेड थे, बाकी कुछ भी नहीं था। अब इतने अच्छे पेपर के अंदर भी हमने जितना हमसे हुआ हमने करा। लेकिन यहाँ पर पेपर जैसा हमारा, जैसे हम पोर्शन को करते गए, पहला पार्ट हमने कर दिया। मैथ के अंदर भी पार्ट थे बटे हुए, जैसे आपका DSSSB में ये भी पार्ट ए भी पार्टों में आने वाला है, पार्ट बी भी पार्टों में आने वाला है। आपको बहुत सावधानी पूर्वक यहाँ डिसीजन लेना है। डिसीजन मेकिंग इज द, यहाँ पर आपको सिलेक्शन दिलाएगा डिसीजन मेकिंग। बहुत सावधानी पूर्वक पेपर करना है। जो प्रश्न आता है ठीक है, नहीं आता आगे बढ़िए। लेकिन अपने पार्ट में ऐसा कोई प्रश्न छोड़िए मत जो आपको लगे भाई शायद मैं कर सकता हूँ इसे, या दोबारा टाइम नहीं मिलने वाला आपको यहाँ। अब देखो यहाँ दोस्तों टोटल मिलाया के आपके जो पेपर बनेंगे, ये भी 100 नंबर का होगा, वो भी 100 नंबर का होगा। 100 नंबर इसमें और 100 नंबर इसमें। जो पोर्शन आपने एक बार सेव कर दिया वो दोबारा खुलने वाला बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं बात कर लेता हूँ भाई, देखो यहाँ क्राइटेरिया कितना रहने वाला है प्रत्येक कैटेगरी का। अगर हम देखो भाई यूआर की बात करते हैं, तो यहाँ पर पार्ट ए में और पार्ट बी में, पार्ट ए में और पार्ट बी में मिनिमम क्राइटेरिया आपका 40% है भाई। पार्ट ए में भी 40% होनी चाहिए, पार्ट बी में भी 40% होना चाहिए, निगेटिव मार्किंग होने के बावजूद। अगर आप 40% से कम नंबर लेके आते हैं तो आपने चाहे पहले वाले में 100 में से 100 कर लिए, पहले वाले में 100 में से 100 कर लिए भाई, पहले वाले में 100 में से 100 कर लिए, दूसरे वाले में आपने 100 में से 100 कर लिए, आप बिल्कुल भी आपका जो रिजल्ट है वो फेल आएगा, क्योंकि मिनिमम 40-40 चाहिए। ये मिनिमम क्राइटेरिया है जनरल के लिए।
ठीक है। और देखो अगर मैं बात करता हूँ ओबीसी के लिए दोस्तों, देखो ओबीसी के लिए, ओबीसी के अंदर क्या होता है भाई 35% चाहिए भाई, 35% चाहिए ओबीसी के लिए। अब यहाँ पर ओबीसी में भी एक कंडीशन है, अगर आप दिल्ली के ओबीसी हैं तभी आपको ओबीसी कंसीडर किया जाएगा, अदरवाइज अगर आप दिल्ली को छोड़कर किसी भी स्टेट को ओबीसी क्यों ना हो, आपको ओबीसी यहाँ काउंट नहीं किया जाता। आपकी काउंटिंग यूआर जनरल के अंदर होती है। ठीक है भाई, ये बात आपको ओनली दिल्ली, देखो ओनली दिल्ली वाले कैंडिडेट जो होते हैं उन्हें ही ओबीसी काउंट किया जाता है, बाकी जितने भी ओबीसी हैं वो कहाँ जाएंगे भाई, यूआर में जाएंगे। अब देखो SC ST की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर आपको 30% चाहिए मिनिमम 30% चाहिए। 30% आपको लेके आने हैं प्रत्येक पोर्शन में। अगर आप 30% लेकर नहीं आ पाएंगे तो आपने चाहे पहले पोर्शन में या दूसरे पोर्शन में फुल में से फुल भी स्कोर किया है तब भी आप पास होने वाले नहीं है, ये बात आप समझ लीजिए। कुछ मॉक दे लीजिए DSSB के ऊपर पेपर देने से पहले, उसके बारे में अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, कहीं ऐसा ना हो तैयारी बहुत अच्छी होने के बावजूद भी आप यहाँ फंस जाएं, क्योंकि फंस गए तो फंस गए, फिर तो मेरे दोस्त रिजल्ट अच्छा नहीं आने वाला। ठीक है, तो ये जानकारी मुझे आपको देनी थी। शायद ये वीडियो अगर मैं पहले देख लेता तो कभी कहीं से कहीं तक भी मेरा सिलेक्शन बिल्कुल नहीं चुकता, क्योंकि अगर मैं मैथ की बात करूं तो मेरे कट ऑफ से नंबर 27 से 28 फालतू थे, लेकिन सेक्शनल कट ऑफ मैं मुझसे मिनिमम क्राइटेरिया भी नहीं बना, क्योंकि मैंने आपको बताया यहाँ DSSB का जो पेपर बनता है वो सेक्टरों में बढ़ता है, सेक्टर जैसे सेव करते जाएंगे द्वारा नहीं खुलेगा। मैंने मैथ के अंदर ज़्यादा प्रश्न नहीं किए, ओनली और ओनली 50% किए, क्योंकि पेपर जो अनएक्सपेक्टेड था, पेपर अनएक्सपेक्टेड था और मुझे लगा कि मैं बाद में कर लूँगा, जो मुझे लगेगा तुक्का उक्का मारना होगा थोड़ा बहुत मार लूँगा भाई, ज़्यादा नंबर तो लाने नहीं है। लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिला दोबारा वहाँ पेपर को खोलने का, इसलिए मुझे सोना पड़ा। कोई और दूसरा उपाय मेरे पास में नहीं था सोने के सिवाय। जितना मैंने कर लिया, सब कुछ खत्म। यह आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। इतना करने के बाद भी मेरा स्कोर 32, 33 मतलब बहुत अच्छा खासा था, लेकिन जो मिनिमम क्राइटेरिया है उस तक मैं नहीं पहुंच पाया। अब साइंस के अंदर भी मेरे साथ ऐसा हुआ, TTT मैथ का पेपर मैंने दे लिया। अब साइंस के अंदर देखो, साइंस के अंदर मैंने क्या गलती की हुई, जब मुझे लगा भी मेरा, वैसे मैं साइंस का टीचर, साइंस का स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं मैथ का स्टूडेंट हूँ। साइंस के पेपर मैंने इसलिए दिया क्योंकि मुझे लगा भी मेरा मैथ का पेपर अच्छा नहीं हुआ है, अब मुझे साइंस का देना चाहिए, तैयारी मेरी साइंस की नहीं थी। लेकिन साइंस के अंदर मैंने क्या करा भाई, देखो अगर मैं साइंस की बात करता हूँ तो यहाँ पर साइंस में मैंने सबसे बड़ी गलती करी, यहाँ पर मैंने इतने प्रश्न कर दिए, मैंने बिल्कुल नहीं छोड़ा। यहाँ नॉर्मलाइजेशन भी होता है, निगेटिव मार्किंग भी होती है, दोनों चीज़ें होती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ निगेटिव मार्किंग भी है और नॉर्मलाइजेशन भी है। मेरा स्कोर अच्छा बना, आंसर की अकॉर्डिंग मुझे लगा कि मैं पास हो जाऊंगा, लेकिन नॉर्मलाइजेशन मेरे साथ खेल गया, मेरे नंबर घट गए और मेरा सिलेक्शन 0.45 से रुक गया। अब देखो ये एक क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं तकदीर, लक। ठीक है, या फिर ऐसा समझ लीजिए पेपर के पैटर्न को अच्छी तरीके से ना समझ पाना असफलता का मेन कारण। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको मैंने इस मकसद से बनाई है, इस वीडियो से अगर एक भी कुछ ही बच्चों को या एक भी बच्चों को फायदा मिलेगा तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। अगर आपको वीडियो दोस्तों अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।